हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर और हम लोग कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास को। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। तो देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। और केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में, जहाँ पर वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कैंपस है, ठीक है, वहाँ पर इस सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसे जो वायुसेना का हेरिटेज सेंटर है, इसे सेनकॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये नाम सेनकॉर्प्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी होगा क्या, इस सुरक्षा केंद्र के द्वारा, साइबर सुरक्षा केंद्र के द्वारा पूरे राज्य को, मतलब भारत के सभी राज्यों को इस साइबर सुरक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा, जिससे कि साइबर सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन याद आ रहा है, पिछले करंट अफेयर्स में हमने ये पढ़ा भी था, हालांकि इसको थोड़ा समय हो गया है, कि रक्षा मंत्रालय ने अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में से माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हटवाया था, उसकी जगह पर एक दूसरा सॉफ्टवेयर डलवाया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था माया। रक्षा मंत्रालय के सारे कंप्यूटर सिस्टम से ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम हटाया जाना था और माया को डाला जाना था। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, माया। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका नाम याद रखेंगे, माया। माया को डाला जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर सिस्टम से हट जाना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि नाटो ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर सुरक्षा अभ्यास को आयोजित किया था, जिसका कि नाम था लॉक शील्ड 2023 इसका नाम था। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया था? तो इसका आयोजन हुआ था आपका एस्टोनिया में। ठीक है, याद रखिएगा नाम को, एस्टोनिया। ठीक है, और ये एस्टोनिया के तालिन में हुआ था, तालिन नाम की जगह है, वहाँ पर हुआ था। चलिए, अच्छा, नाटो की बात करें तो नाटो हो जाता है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है आपका ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, और भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, ये हमें बताना है। तो जो पहले भारतीय बने हैं टेबल टेनिस के महासंघ के गवर्निंग बोर्ड में शामिल होने वाले, उनका नाम हो जाएगा वीटा दानी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वीटा दानी जो है, ये टेबल टेनिस के महासंघ में, जिसे कि हम कहते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसमें के गवर्निंग बोर्ड में पहले भारतीय सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन जो है, इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका लुसैन में, लुसैन या इसे लुजैन भी कह देते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? हमने पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा था, तो उनका नाम हो जाएगा मेघना अहलावत। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किनको दिया गया था? ये दिया गया था अजंता शरत कमल को। ठीक है, ये किससे जुड़े हुए हैं? ये भी टेबल टेनिस से जुड़े हुए प्लेयर हैं। और वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया जाएगा? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए। हम लोग पिछले करंट अफेयर्स में इसको पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं हम यहाँ पर ऑप्शंस पे। देखिए, अब मौका मिला है हमें रिवीजन करने का, तो हम रिवीजन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ, चीज़ों को याद रखने का केवल एक ही तरीका है, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। तो नाम बताया, ये गीता कौल। गीता कौल कौन है? गीता कौल जो हैं, ये हैं सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर। ठीक है, पहली महिला ऑफिसर, तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है कौन? गीतिका कौल। जबकि और ये किस कैप्टन गीतिका कौल, इनका पूरा नाम हो जाएगा, मेडिकल ऑफिसर के रूप में इनकी तैनाती यहाँ पर हुई है। तो पहली महिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में
सियाचिन ग्लेशियर पे किसकी तैनाती हुई है? गीतिका कौल की तैनाती हुई है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी चर्चा में भी थी। ठीक है, हितेश कुमार एस मकवाना कौन है? हितेश कुमार एस मकवाना भारत के महासर्वेक्षक बने हैं, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, हीरालाल सामरिया कौन है? हीरालाल सामरिया मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे, तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये अभी किसी एग्जाम के करंट अफेयर में ये पूछा भी जा चुका है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और मेरे साथ जब भी मैं रिवीजन कराऊंगी तो आप लोग रिवीजन मेरे साथ करते चलेंगे, ठीक है, बोलते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है? तो देखिए, हिंद महासागर संगोष्ठी, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ था। ठीक है, जगह भी याद रखेंगे, बैंकॉक में हुआ था। तो हाल ही में किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ है? तो हिंद महासागर संगोष्ठी का सम्मेलन कहाँ पर हुआ? थाईलैंड में हुआ, थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। इसे इंडियन नेशनल नेवल सिम्पोजियम भी कहा जाता है। इसका आयोजन थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ, तो शहर का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, ये कब से कब तक हुआ? 19 से 22 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया, याद रखेंगे। इसमें 25 पूर्ण सदस्य थे, ठीक है, और 9 पर्यवेक्षक देश थे, तो इनका नाम भी याद रखेंगे। नाम सारे का याद नहीं रखना है, लेकिन 9 पर्यवेक्षक में से एक अभी नया शामिल हुआ है, नया जुड़ा है, उस देश का नाम है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया का ध्यान रखिएगा, सबसे न्यूएस्ट पर्यवेक्षक देश बना है। ठीक है, अच्छा, भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं वो कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार ने भारत की तरफ से इस सिंपोजियम में हिस्सा लिया था। और इस साल अध्यक्षता IONS की किसने की थी? अध्यक्षता की थी थाईलैंड ने ही अध्यक्षता भी की थी। यहाँ पर क्या हुआ कि भारत द्वारा तैयार किए गए ध्वज को IONS ने अपने ध्वज के रूप में चुना था, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात हो जाती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इंडियन ओशियन सिंपोजियम, जिसे कि हिंद महासागर संगोष्ठी भी कह रहे हैं हम, तो इसकी अध्यक्षता भारत कब करेगा? भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 2025 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि ये जो सिंपोजियम है इसका आयोजन क्यों किया जाता है। देखिए, 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में जो भी देश पड़ते हैं उन देशों की नौसेनाओं के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए ये एक मंच तैयार किया गया है। किसके द्वारा किया गया था? भारत के द्वारा किया गया था। और इस कब किया गया था? 2008 में किया गया था। और इसका पहला संस्करण कहाँ हुआ था? पहला संस्करण न्यू दिल्ली में हुआ था वर्ष 2008 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये यहाँ पर 25 पूर्ण सदस्य हैं, 9 पर्यवेक्षक देश हैं। सबसे नया पर्यवेक्षक देश कौन है? साउथ कोरिया है। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग इसको याद रखोगे। अच्छा, ये तो बात हो गई IONS की। अभी यहाँ पर वर्ष 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स हैं, हम लोग उसका रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ब्रिक्स 2023 का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका साउथ अफ्रीका में। ठीक है, 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो अगर बात करें वैसे रूल वाइज कहाँ पर होना चाहिए? ब्राज़ील में होना चाहिए, लेकिन ब्राज़ील में नहीं होगा क्योंकि ब्राज़ील ने मना कर दिया है। ब्राज़ील में G20 की समिट होने वाली है, इसलिए रूस होस्ट करेगा वर्ष 2024 की ब्रिक्स का सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा। SCO की बैठक, जिसे कि संघाई सहयोग संगठन कहते हैं, वर्ष 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? इंडिया में हुआ, भारत में हुआ। ठीक है, और बिम्स्टेक की वर्ष 2023 की समिट कहाँ पर हुई थी? ये थाईलैंड में हुई थी, याद रखिएगा इसको। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है सामने, वो ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था UK के बर्मिंघम में। ठीक है, नाम याद रखिएगा, बर्मिंघम। ठीक, अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ था आपका कतर में। ठीक है, और 2024 का कहाँ होने वाला है? तो ये होगा मैक्सिको कनाडा में, याद रखिएगा। अच्छा, फिर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, क्या है? समर ओलंपिक्स वर्ष 2020 के कहाँ पर हुए थे? तो 2020 के हुए थे टोक्यो में। ठीक है, टोक्यो में हुए थे। 2024 के कहाँ पर होने वाले हैं? पेरिस में होने वाले हैं। और 2028 के कहाँ पर होंगे? 2028 के होने वाले हैं आपके लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो ये सारी जगह आप लोग याद रखेंगे। तो ये तो हो गए हमारे कुछ
आयोजन जो वर्ष 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट हो रहे थे, उनका हमने यहाँ पर रिवीजन किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है, आपके दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इसको देख सकें, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशंस भी ऑल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे भी कहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनकी शक्ति के बारे में जागरूक करना, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जिसे कि हम नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे आपका हो जाएगा 15 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखिएगा 15 मार्च को। अच्छा, अब ये डे का क्वेश्चन आया है तो हम लोग एक काम करते हैं, रिवीजन करने का फिर एक बार मौका मिला है तो इस मौके को जाने नहीं देते हैं, रिवीजन करते हैं। दिसंबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं, एक उसका क्विक रिवीजन करेंगे, हार्डली 2 मिनट लगता है और रिवीजन हो जाता है। तो मेरे साथ बोलते चलिएगा। पहले दिसंबर को, 1 दिसंबर को हमने क्या मनाया? हमने वर्ल्ड एड्स डे मनाया, ठीक है। 2 दिसंबर को क्या मनाया? नेशनल पॉल्यूशन डे मनाया। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी डे भी 2 दिसंबर को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस हमने कब सेलिब्रेट किया? 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हमने मनाया। उसके बाद 4 दिसंबर आता है तो 4 दिसंबर को हमने इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करा, ठीक है। 5 दिसंबर को हमने क्या मनाया? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस मनाया। उसके साथ साथ इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे भी मनाया हमने कब? 5 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर को हमने क्या मनाया? इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया। उसके साथ साथ सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमने कब मनाया? 7 दिसंबर को मनाया। सारी चीज़ें आप लोग मेरे साथ बोलते चलोगे, ठीक है। 9 दिसंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया? 9 दिसंबर को हमने भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 10 दिसंबर को क्या मनाया हमने? 10 दिसंबर को हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। 12 दिसंबर को क्या मनाया? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। कब मनाया? 12 दिसंबर को। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस हमने कब मनाया? वो भी हमने मनाया 12 दिसंबर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपका 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को हमने क्या मनाया? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया। 18 दिसंबर को हमने एक डे सेलिब्रेट किया जिसका कि नाम है इंटरनेशनल माइग्रेंट एंड माइनॉरिटी राइट्स दिवस, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम 20 दिसंबर पर। 20 दिसंबर को हमने क्या मनाया था? 20 दिसंबर को पूरे विश्व के मानव एकजुट हुए थे, इसलिए हमने मनाया मानव एकजुटता दिवस, ठीक है। मानव एकजुटता दिवस कब मनाया? 20 दिसंबर को मनाया। और 22 दिसंबर को हमने मनाया नेशनल मैथमेटिक्स डे। उसके बाद आया हमारा 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को हमने मनाया था क्या? देखिए, कल के करंट अफेयर्स में ही मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। 23 दिसंबर को हमने मनाया नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे क्यों मनाया? चौधरी चरण सिंह जी, जो कि हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने पूरे दिसंबर के जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनते थे वो रिवाइज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मिशन जांच @75 दिन पहल शुरू की है, ठीक है। तो ये जो पहल है ये बिहार के पुलिस के द्वारा शुरू की गई है। ये 1 जनवरी से जो है लागू किया जाएगा वर्ष 2024 में। क्या होगा इसमें? इस जो मिशन है, इस पहल के अंतर्गत इसमें जैसे ही कोई पुलिस के पास रिपोर्ट, बिहार पुलिस के पास कोई रिपोर्ट दर्ज होती है किसी भी केस की, तो जांच शुरू होने के 75 दिन के अंदर, विदिन 75 डेज के अंदर क्या करना होगा? पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। मतलब पुलिस को अब तेजी से काम करना पड़ेगा, वो ढिलाई नहीं बरत सकती है, ठीक है। और इसकी निगरानी किसके द्वारा की जाएगी? NCRB के द्वारा की जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल 2 लाइनों में 2 चीज़ें याद रखनी है कि
किस राज्य ने मिशन जांच @75 डेज पहल शुरू की है? तो वो बिहार ने शुरू की है। और मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज की निगरानी किसके द्वारा की जाएगी? एनसीआरबी के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको केवल याद रखनी है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब देखिए बिहार की कुछ जीके है वो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? भागलपुर में बनाया गया है, बिहार में पड़ता है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भारत का पहला कहाँ पर खोला गया है? ये आपका पटना में खोला गया है। मेरे साथ सब लोग बोलते चलेंगे। कैच फॉर वेस्ट, ये योजना कहाँ पर शुरू की गई थी? ये बिहार में शुरू की गई थी, पटना नगर निगम के द्वारा। और दुनिया का सबसे बड़ा विराट रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब। थावे महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? थावे महोत्सव आपका मनाया गया है बिहार में। बिहार के जेलों में जो कैदी बंद हैं, वो उन कैदियों के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उन्हें किस ब्रांड नेम से बेचा जाएगा? इस पर इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। तो उन्हें मुक्ति ब्रांड नेम से बेचा जाएगा। ठीक है, मुक्ति ब्रांड नेम रहेगा। बिहार का एक चावल है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया था, उसका नाम है मार्चा चावल। तो बिहार की शाही लीची को भी जीआई टैग मिल चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। और देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर बनाया गया? बोध गया में बनाया गया। ठीक है, बोध गया में बिहार में बनाया गया। कौन सी नदी पर बनाया गया? फल्गु नदी पर बनाया गया, याद रखिएगा, फल्गु नदी पर। चलिए, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2 स्थल बिहार के शामिल किए हैं, उनका नाम क्या है? तो आपका एक तो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी पाल वंश के जो राजा थे गोपाल, उन्होंने करी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा स्थल जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है उसका नाम है बोध गया। बोध गया का महाबोधि मंदिर। ठीक है, महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है, ध्यान रखिएगा इसको। मधुबनी पेंटिंग कहाँ पर बनाई जाती है? मधुबनी पेंटिंग आपकी बिहार में बनाई जाती है। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार से जुड़ा हुआ आखिरी क्वेश्चन है ये, तो ये आप लोग मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में, ये सभी को पता है, आई नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कृषक उपहार योजना के तहत किस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर गिफ्ट किया है? तो देखिए कृषक उपहार योजना के तहत जिस राज्य ने किसानों को ट्रैक्टर्स दिए हैं वो उसका नाम है उसका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे चौधरी चरण सिंह जी, 5वें प्रधानमंत्री थे, इनकी जयंती को हम क्या मनाते हैं? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हमने पढ़ा 23 दिसंबर को जो हमने सेलिब्रेट किया। ठीक है, तो इनकी जयंती पर 51 किसानों को योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? ट्रैक्टर्स जो हैं उपहार में दिए गए। अब इन 51 किसानों को सेलेक्ट कैसे किया गया? तो एक लकी ड्रॉ हुआ था, लकी ड्रॉ के द्वारा क्या किया गया? इनके नाम निकाले गए और इनको ट्रैक्टर गिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक ट्रैक्टर की बात चल रही है और ट्रैक्टर से एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन क्लिक कर गया, तो आप लोगों को भी रिवाइज करा देती हूँ। देखिए स्वराज ट्रैक्टर है, स्वराज ट्रैक्टर के एक ब्रांड एम्बेसडर अभी नए नियुक्त हुए थे, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी कौन है? स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं और ये SBI बैंक के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ध्यान रखिएगा, हाल ही में बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यूनेस्को से सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है? तो यूनेस्को से सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में जिसको मान्यता मिली है उसका नाम है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर पड़ता है? बेंगलुरु का एयरपोर्ट है ये। ठीक है, और जो कैंपेगौड़ा नाम है, ये कैंपेगौड़ा बेंगलुरु के संस्थापक थे, उन्हीं के नाम पर बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके टर्मिनल 2 को यूनेस्को के प्रिक्स वर्साय, ठीक है, प्रिक्स वर्साय के द्वारा सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे का जो है टैग दिया गया है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2023 के लिए। ठीक है, अच्छा, ये एक स्पेशल अवार्ड है भारत में, ऐसी ये इस प्रकार का एक पहला अवार्ड किसी भारतीय एयरपोर्ट को मिला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैंपेगौड़ा जी की एक स्टैचू का अनावरण किया था, कहाँ? बेंगलुरु में ही किया था। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, इसकी हाइट कितनी थी कैंपेगौड़ा जी की स्टैचू की? देखिए हाइट थी आपकी 108 फीट। ठीक है, और इस स्टैचू का नाम क्या था? तो स्टैचू का नाम था स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, क्या था? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये कैंपेगौड़ा से जुड़े हुए कुछ थे करंट अफेयर्स, इनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति ने किस कंपनी को
2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा बचत पुरस्कार दिया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा वर्ष 2023 का राष्ट्रीय ऊर्जा बचत पुरस्कार जिसको दिया गया है वो कंपनी है क्रॉम्पटन। ठीक है, क्रॉम्पटन को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन से प्रोडक्ट के लिए दिया गया है? तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट स्टोरेज वाटर, ठीक है, उसके लिए इसको ये पुरस्कार दिया गया है। अब क्यों दिया गया? ये जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट स्टोरेज वाटर, ये सबसे कुशल ऊर्जा संरक्षण की श्रेणी में आया है और एक ऐसा उपकरण है जो सबसे कुशल ऊर्जा संरक्षण कर रहा है, इसी के लिए इसको ये उपलब्धि मिली है। ठीक है, अगर अभी मैं बात करूं कि क्रॉम्पटन जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं क्रॉम्पटन से जुड़ी हुई, तो ध्यान रखिएगा। आज का करंट अफेयर हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा, तभी तो आने वाले सारे वीडियोज़ की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।